बे चूतिए, कहाँ जा रहा है? पहले तेरा गेम बजाएगा। ठीक है। अच्छा फ्रैंकी, बोलना। आसपास कोई हॉस्पिटल होगा? इन्हें हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है ना, लिमिट अच्छी खासी है ना, और दांतों का इंश्योरेंस। ओ हाँ। ओह मैंने चाटा मार दिया। तू ठीक तो है ना? दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग से होती है, जहां कार्टर नाम का एक फाइटर सबके सामने अपनी ताकत का नमूना पेश कर रहा था और वह लगातार एक के बाद एक अपने सारे अपोनेंट्स को धूल चटा रहा था। लेकिन यह सब तब बदल गया जब डाल्टन नाम का एक आदमी रिंग में कदम रखता है। जैसे ही डाल्टन अपनी उड़ी उतारता है, कार्टर की हवाइयां उड़ जाती हैं। दरअसल डाल्टन एक जाना माना यूएफसी फाइटर है और यहाँ पर जो जीतेगा उसे शर्त में लगे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन उसे देखकर तो कार्टर की सांसें ही सूख गई, क्योंकि वो जानता है कि डाल्टन से पंगा लेना मतलब मौत के मुंह में जाना, और वो इस लड़ाई से पीछे हट जाता है और अब सारा का सारा पैसा डाल्टन को दे दिया जाता है। लेकिन वहीं मौजूद एक गुंडा जो अपना दांव हारने से गुस्से में है, वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने पैसे की डिमांड करता हुआ डाल्टन के पेट में एक चाकू घुसा देता है। लेकिन डाल्टन किसी सुपर हीरो की तरह उसे घूरता हुआ मजबूती से खड़ा रहता है, जिससे उस गुंडे की हवा निकल गई और फिर वह डर कर ऐसे भागा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर जब डाल्टन अपने घाव में पट्टी कर रहा था, तभी वहां पर फ्रैंकी नाम की एक लड़की आती है और कहती है कि अच्छा उल्लू काटा तुमने सबका, बिना लड़े ही सारे पैसे ऐंठ लिए। पर डाल्टन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने जख्म पर मरहम लगाने लगा। खैर, अब फ्रैंकी उसे अपनी परेशानी के बारे में बताती है कि उसके बार में अक्सर लड़ाइयां और हाथापाई हो जाती है। ना तो वहाँ की पुलिस कुछ करती है और ना ही उसके बाउंसर उन्हें रोक पाते हैं। इसीलिए अब वह किसी ताकतवर इंसान की तलाश में है और इस काम के लिए वह उसे ढेर सारे पैसे देने को तैयार थी। और डाल्टन ने उसे कार्टर से बात करने की सलाह दी, पर फ्रैंकी चाहती थी कि डाल्टन उसके ऑफर के बारे में सोचे और डाल्टन को अपना फोन नंबर देकर वह वहां से चली जाती है। और डाल्टन के मन में ना जाने क्या चल रहा था। वह अपनी गाड़ी को ले जाकर ट्रेन ट्रैक के बीचों बीच खड़ी कर देता है। अब ट्रेन उसकी तरफ तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, पर वह अपने इरादे पर अडिग था। पर फिर ऐन मौके पर उसका इरादा बदल गया और उसने गाड़ी को हटाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी खटारा कार स्टार्ट ही नहीं होती और ट्रेन ने उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ा देती है। पर किस्मत से उसने स्टीयरिंग को जकड़ लिया और उसकी जान बच गई। अब तो उसके पास ना रहने के लिए घर था और ना ही कोई कार, इसलिए वह फ्रैंकी के ऑफर के बारे में सोचता है और उसके शहर फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ता है। फ्लोरिडा पहुंचते ही बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात चार्ली नाम के एक लड़की से होती है, जो अपने पिता के साथ एक बुक स्टोर चलाती है। वह डाल्टन को एक बुक फ्री में पढ़ने के लिए देती है और उसके पापा डाल्टन को बार का एड्रेस बताते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बार का बोर्ड दिख जाता है, जिसका नाम है रोड हाउस। बार के अंदर डाल्टन को बिली नाम का एक लड़का पहचान जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। डाल्टन भी वहाँ की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है, वाह कितनी शांति है यहाँ। तो ये सुनकर लोरा नाम की वेट्रेस मुस्कुराती है, क्योंकि ये तूफान से पहले की शांति थी। फिर उसी शाम वहाँ दो लोगों में लड़ाई हो जाती है और फिर उनकी लड़ाई छुड़ाने के चक्कर में ये लड़ाई बढ़कर 5-7 लोगों में फैल जाती है। पर डाल्टन इन सब से दूर चुपचाप बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। लेकिन एक मिनट, डाल्टन की तरह आप चुपचाप मत बैठो, कम से कम एक पंच तो लाइक के बटन पर दे मारो और ऐसे ही शानदार वीडियोस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन का गला दबा दो। हाँ, कर दिया ना लाइक और सब्सक्राइब। तो अब आगे सुनो। अब डेल नाम का एक छपरी और उसके कुछ गुंडे वहां पर आ पहुंचे, जिन्हें देखकर कई कस्टमर डरकर भाग गए। फिर जब डेल ने एक वेट्रेस को परेशान किया तो डाल्टन उठ खड़ा हुआ और डेल को बाहर चलकर बात करने के लिए कहा। पर डेल ने अबे जाना है कौन तू कहते हुए उस पर ध्यान नहीं दिया। तब डाल्टन कहता है, वो बाहर खड़ी बाइक्स तुम्हारी हैं क्या? और बिना कुछ कहे सीधा उनकी बाइक्स की ओर बढ़ गया। तो उसे देखकर डेल और उसके गुंडे घबराकर उसके पीछे भागे। और फिर जब डेल ने डाल्टन को मुकाबले के लिए ललकारा तो डाल्टन ने उसे बड़े अदब से कहा, अबे चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो एक चमाट में सतरंगी मूतेगा। पर जब डेल अपनी जिद पर अड़ा ही रहा तो डाल्टन का भी पारा चढ़ गया और उसने डेल और उसके साथियों को मार मार के गू कर दिया और फिर खुद ही फ्रैंकी की गाड़ी लेकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया। रिसेप्शन पर नर्स पूछती है, क्या ये सब आपके दोस्त हैं? डाल्टन कहता है, अरे नहीं, मैंने इन सबको तोड़ा है। वहाँ की एक डॉक्टर एली कहती है कि नए पेशेंट लाने के लिए थैंक यू। वह डाल्टन से पूछती है, क्या तुम अपने शौक के लिए लोगों की धुलाई करते हो? डाल्टन कहता है, नहीं,
गांधी जी के लिए। तभी एली उसकी पेट पर लगी चोट को देखकर उसे अंदर ले जाती है और उसके जख्म को साफ करके बैंडेज लगाती है। अब उधर बार में डाल्टन के काम से सभी काफी इम्प्रेस थे। फ्रैंकी उसको 1 हफ्ते की पैसे देती है और रहने की जगह भी पूछती है, तो डाल्टन कहता है नहीं, अभी रहने की तो कोई जगह नहीं है, पर इधर ही कोई कोना पकड़ के सो जाऊंगा। फ्रैंकी कहती है हमारी एक बोट है लेकिन तैरती नहीं, तुम वहां रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन ध्यान से, वहाँ एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ भी रहता है। अब डाल्टन अपना बोरिया बिस्तरा लेकर उस बोट में शिफ्ट हो जाता है। वहां भी उसे रात में अपनी लास्ट यूएफसी फाइट के ही सपने आते हैं, जो कि एक तरह से उसका नाइटमेयर है, और उन्हीं से वह दूर भाग रहा होता है। फिर अगली सुबह हम 2 बाइकर्स को देखते हैं जो अपने बॉस बेन के साथ एक बोट पर होते हैं। जब बेन को पता चलता है कि डेल और उसके गुंडों को एक नए बाउंसर ने कुत्तों की तरह पीटा है, तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है और उसने रोड हाउस को बुरी तरह से तबाह करने की ठान दी। वहीं दूसरी ओर डाल्टन बुक स्टोर पर जाता है, जहां रास्ते में हर कोई उसको उसके नाम से बुलाकर हेलो कहता है, क्योंकि लास्ट नाइट वाली जो उसकी फाइट थी उसकी न्यूज पूरे शहर में वायरल हो गई थी। वहां वो चार्ली से मिलता है, वही बुक स्टोर वाली लड़की जो इस शहर में उसे सबसे पहले मिली थी। चार्ली उसे कहती है कि तुम तो हमारे शहर के राउडी राडर बन गए। वह चार्ली का कंप्यूटर यूज करता है, लेकिन तभी बाहर से किसी के लड़ाई झगड़े का शोर सुनाई देता है। तो चार्ली अपना बेसबॉल बैट लेकर बाहर आती है, तो बाहर वही छपरी थे जो पिछली रात डाल्टन से मार खाकर भागे थे। चार्ली उनको वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वह छपरी उसका मजाक उड़ाते हैं। पर फिर जब वह डाल्टन को चार्ली के पीछे देखते हैं, तो वह छपरी भी वहां से खिसक लेते हैं। उधर रोड हाउस में एक बार फिर से कुछ लड़कों ने हंगामा शुरू कर दिया, तो डाल्टन ने इस बार बिली को मामला संभालने के लिए कहा। डाल्टन बिली से कहता है कि इस लाल शर्ट वाले के पास चाकू है, संभल कर एक स्टेप पीछे जाना और उसका मुंह तोड़ देना। तब बिली ने डाल्टन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन गुंडों की तोड़म ताड़ी की और फिर जरूरत पड़ने पर डाल्टन ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। अब डाल्टन की कोचिंग की वजह से बिली भी धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा था, और फिर जब डाल्टन रीव्स नाम के एक लड़के से मिला तो उसे पता चला कि वह एक बॉक्सर है। तब डाल्टन ने उसे भी बिली का साथ देने के लिए बुला लिया, और फिर रात को बिली और रीव ने मिलकर रोड हाउस में आने वाले गुंडों से निपटने का जिम्मा ले लिया। यहाँ अक्सर लोग शराब पीकर आपस में ही झगड़ने लगते थे। रात को फिर से वहाँ पर वही छपरी लोग आते हैं, लेकिन डाल्टन से बदला लेने की बात कहकर वहाँ से वापस भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह जब एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर एली जब डाल्टन को देखती है, तो वह उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर उनमें थोड़ी प्यार भरी बातें होती है और दिन यूं ही बीत जाता है। फिर एक दिन जब रात को डाल्टन बार से छुट्टी करके वापस घर जा रहा होता है, तब डेल नाम का वही गुंडा डाल्टन को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है, पर डाल्टन अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से ब्रिज से नीचे कूद जाता है। डाल्टन किसी तरह बचकर वापस अपनी बोट में आ जाता है, लेकिन जब वो बोट के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर डेल पहले से ही गन लेकर बैठा हुआ था। वो आज डाल्टन को मारने के ही मूड में आया था, लेकिन शूट करने से पहले ही डाल्टन उसे बोट से उठाकर बाहर फेंक देता है। डेल पानी में गिर जाता है और तभी वहां पर मगरमच्छ आ जाता है। डाल्टन डेल को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही मगरमच्छ ने पूरी फुर्ती से उसे अपना डिनर बना लिया। फिर जब अगले दिन डाल्टन चार्ली के बुक स्टोर से बाहर निकलता है, तब जैक नाम का एक बदमाश उसको गन दिखाकर उसे साथ चलने को कहता है। डाल्टन पूछता है जाना कहाँ है? जैक कहता है मेरे बॉस बेन ने तुम्हें बुलाया है। डाल्टन कहता है आज मेरा मूड नहीं है। जैक कहता है तुम्हें पता है ना मेरे पास गन है। डाल्टन कहता है हाँ, तुमने कोशिश तो की थी मुझे गन दिखाकर डराने की, और मैं डरा नहीं। फिर वो जैक के पास जाकर पूछता है तुम पियानो तो नहीं बजाते ना? जैक कहता है नहीं। तो डाल्टन उसके दोनों हाथ की 2-2 उंगलियां तोड़ देता है। तभी वहां पर जैक का साथी जो कार में मौजूद था वो आ जाता है। डाल्टन पूछता है तेरी गन कहाँ है? वो कहता है कार में। डाल्टन कहता है तो इसको भी कार में डाल और ले जा अपने बॉस के पास, उससे कह देना अगर मुझसे मिलना है तो शाम को रोड हाउस आ जाए। फिर जब वो रोड हाउस जाता है तो उसके पास फ्रैंकी आती है। वो कहती है डेल की मौत की न्यूज सुनकर मुझे खुश तो नहीं होना चाहिए, पर मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे कई महीनों से परेशान कर रहा था। डाल्टन पूछता है आखिर वो तुम्हारे रोड हाउस के पीछे क्यों पड़ा रहा? फ्रैंकी कहती है पता नहीं, शायद इन जैसों का काम ही यही है, दूसरों को परेशान करना। फ्रैंकी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया और इस बारे में ज्यादा सोचने से भी मना कर दिया। दूसरी तरफ जय अपने बॉस बेन को जाकर बताता है कि उस बाउंसर ने मेरी उंगलियां तोड़ डाली और मेरी गन भी छीन ली। पास ही बैठा एक आदमी कहता है शुक्र है तू मगरमच्छ के पेट में नहीं गया। तो बेन कहता है यहाँ मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिलने वाली है और तुम लोगों को मजाक खत्म नहीं हो रहा। तभी उसके बाप का जेल से फोन आता है। उसका बाप कहता है
उल्लू के पट्टे। यह सुनकर बेन अपना फोन पानी में फेंक देता है और फिर जैक को कहता है, जा मेरा फोन ढूंढ के ला। दोस्तों ये है नॉक्स। यह एक नंबर का उठाई गिरा, छपरी, नल्ला और ताकतवर फाइटर है। इसके पास बेन के बाप का फोन आता है और वो इसको कहता है कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, तू अभी के अभी फ्लोरिडा आ जा। अगले दिन सुबह एली बोट लेकर डाल्टन के पास पहुंचती है और बताती है कि यह मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की है, वो एक पुलिस वाला है। और फिर वो उस बोट पर डाल्टन को घुमाने के लिए ले जाते हैं और समंदर के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड पर जाकर वो दोनों बोट बंद कर देते हैं और फिर वे नीचे उतरकर वहां पर चिल मारते हैं। लेकिन बातों ही बातों में जब एली उसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगती है तो डाल्टन वहां से उठ खड़ा होता है और वापस चलने के लिए कहता है। डाल्टन कहता है, देखो तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ और मेरे बारे में तुम जानती ही क्या हो। एली कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में जितना पता है उतना काफी है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उधर नॉक्स बेन के एक बीच हाउस पर जा पहुंचता है जहां डेल के सभी दोस्त मौजूद थे और जल्द ही वहां पर बेन भी आ जाता है। तो नॉक्स को देखकर पूछता है, तू कौन है बे? तो नॉक्स बोला, तेरे बाप ने प्यार भेजा है। और बेन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा और बोला, तूने जो रायता यहाँ फैलाया है मैं उसे साफ करने आया हूँ। बेन खुद ही डाल्टन को हैंडल करना चाहता था, इसीलिए उसने चीजें ठीक करने के लिए उससे कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। वहीं दूसरी ओर एली डाल्टन को उसकी बोट हाउस पर छोड़कर जैसे ही निकली तो उसने देखा कि दो ऑफिसर्स ने डाल्टन को गिरफ्तार कर लिया और फिर वो दोनों ऑफिसर उसी शेरिफ के पास ले गए जो बेन के लिए काम करता था। उसने डाल्टन को अपने तरीके से धमकाने की खूब कोशिश की पर डाल्टन के माथे पर शिकन तक न आई। तो शेरिफ ने ताव में आकर अपने आदमियों से डाल्टन को बाहर फेंकवा दिया और उसका किस्सा वहीं खत्म करने का फैसला किया। लेकिन ऐन वक्त पर एली वहां आ गई और शेरिफ को एक जोरदार चांटा जड़ दिया और फिर वह डाल्टन को लेकर वहां से भाग निकली। और तब उसने यह खुलासा किया कि शेरिफ उसका बाप है, उसकी माँ नहीं है और वह अपने बाप से अलग रहती है। उसके पिता बेन के फादर जेरल्ड के पुराने साथी हैं और अब वह बेन के लिए काम करते हैं। एली डाल्टन के लिए काफी परेशान थी, इसीलिए उसने डाल्टन को यह शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने की सलाह देती है। रात को डाल्टन जब रोड हाउस लौटा तो वह थोड़ा परेशान था। लोरा ने उससे इसके बारे में पूछा तो इससे पहले कि वह कुछ कह पाता बेन उसके सामने आ जाता है। उसने जानबूझकर डाल्टन को उसके आखिरी यूएफसी मैच की वीडियो दिखाई जहां एक यूएफसी फाइट के दौरान उसने अपना आपा खो दिया था और अपने अपोनेंट को जान से मार दिया था जो कि उसका खुद का दोस्त था। और उसको इमोशनल करके उसने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों इसी मैच के सपने उसे हर रात आते थे और ये उसका नाइटमेयर था। इसी के लिए वह हमेशा से गिल्ट फील करता रहा था और वह बेन के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वह अंदर से हर्ट था। इसके बाद बेन बाहर जाकर नॉक्स से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। और फिर अब कुछ ही पलों में नॉक्स और उसके गुंडों ने रोड हाउस में घुसकर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। बिली और रीव ने मिलकर नॉक्स को रोकने की कोशिश की लेकिन वह उसका सामना नहीं कर पाए। वहीं डाल्टन इन सब के बावजूद भी एकदम शांत बैठा रहा। फिर नॉक्स उसे मुकाबले के लिए बार बार ललकारने लगा तो डाल्टन भी उस पर कूद पड़ा और अब इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट चालू हो गई। लेकिन यहाँ पर नॉक्स डाल्टन पर भारी पड़ रहा था और तभी पुलिस वहां आ गई और सब ने लड़ाई बंद कर दी। अब डाल्टन किसी तरह से अपना होश संभालते हुए उठा और अपनी बोट की ओर जाने लगा तो एली ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह रुका नहीं। अब वह अपनी बोट में जाकर अपना सारा सामान पैक करके यह शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार था। मगर उसके जाने से पहले फ्रैंकी वहां आ गई और उससे सारी चीजें छुपाने के लिए माफी मांगने लगी और उसने बताया कि रोड हाउस की जगह बेन अपना एक आलीशान रिजोर्ट बनाना चाहता है पर डाल्टन पर इसका कोई असर नहीं होता और वो फ्रैंकी की गुजारिशों के बाद भी वहां से चला जाता है। इसी दौरान बेन को पता चलता है कि नॉक्स डाल्टन को मारने में नाकामयाब रहा और तो वहां पुलिस की कोई दूसरी टुकड़ी आ पहुंची जिन्होंने आकर उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। उधर डाल्टन निराश होकर अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध लेता है और शहर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचता है। लेकिन तभी उसने देखा कि चार्ली का बुक स्टोर पूरी तरह से दबा हो चुका है। जब उसे पता चला कि चार्ली और उसके पिता हॉस्पिटल में हैं, तो उसका दिल ही बैठ गया। उसे इतना गुस्सा आया कि वह सीधा नॉक्स के अड्डे पर जा पहुंचा। वहां उसे विंस नाम का एक टपोरी दिखाई दिया और जैसे ही उसे पता चला कि बुक स्टोर जलाने वाला कोई और नहीं वही विंस ही था तो उसने बिना हिचकिचाए विंस की गर्दन ही उखाड़ डाली। जब विंस पूल में तड़प रहा था तो डाल्टन को एहसास हुआ कि उसके अंदर का शैतान जाग चुका है। फिर उसने विंस की लाश को एक ट्रक में रखा तो वहां पर मौजूद एक फट्टू गुंडे ने उसे देख लिया और फिर डाल्टन से माफी मांगने लगा।
तो डाल्टन ने उसकी जान बख्शने के बदले में उससे खुफिया जानकारी की मांग की। तो उसने बताया कि बेन का सारा काला पैसा कल सुबह एक खुफिया लोकेशन पर आने वाला है। उसने उसे लोकेशन बताई और अपनी जान बचाकर भाग गया। रात के समय डाल्टन को एक बार फिर से उसी दर्दनाक फाइट की झलक दिखाई दी जहां उसने अपने दोस्त की जान ली थी। खैर सुबह होते ही डाल्टन काम पर लग गया और उसने बेन के काले पैसे की सुरक्षा कर रहे पुलिस वाले को बेहोश कर उसका सारा पैसा एक बोर्ड में रखकर कहीं और भेज दिया। पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था। उसने पुलिस वाले की बंदूक उठाई और विंस को गोली मारकर उसे विंस की मौत का जिम्मेदार बना दिया। जैसे ही पुलिस वाले को होश आने लगा तो डाल्टन ने उसके सिर पर इस तरह से वार किया कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लगे, यानी कि उसे पिछले कुछ घंटों का कुछ भी याद न रहे। अब डाल्टन अपनी बोट पर कुछ बॉम्ब्स तैयार कर रहा था कि तभी अचानक शेरिफ वहां पर आ पहुंचता है और उसने बताया कि बेन ने उसकी बेटी एली को अगवा कर लिया है और उसकी जान के बदले वह अपने पैसों की मांग कर रहा है। पहले तो डाल्टन ने नाटक किया कि वह किसी पैसे के बारे में नहीं जानता, पर जब उसे एली की जान की चिंता हुई तो उसने उससे सीधा पूछा कि आखिर उसे बेन से कब और कहां मिलना है। फिर शेरिफ के जाने के बाद डाल्टन ने एक बोट ली और बेन से मिलने के लिए निकल पड़ा। वहीं हम नॉक्स को देखते हैं जिसे कार भगाने का तो शौक था लेकिन रोकना नहीं आता था। वह अपने अड्डे पर पहुंचता है लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था, एकदम सन्नाटा था, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। खैर इधर डाल्टन बेन की बोट पर पहुंचता है तो उसने देखा शेरिफ भी वहां पर बेन के साथ बैठा हुआ था और डाल्टन को कंफ्यूज देखकर शेरिफ उसे बताता है कि एली एकदम सही सलामत है और उसने डाल्टन को बेन के चंगुल में फंसाने के लिए ही उसने ये सब खेल खेला था। लेकिन तब बेन ने भी एक खुलासा किया कि ऐसा नहीं है, उसने सच में ही एली को अगवा कर लिया है, जिससे शेरिफ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बेन ने जब देखा कि डाल्टन खाली हाथ आया है तो उसने अपने आदमी को डाल्टन की बढ़िया तरीके से मरम्मत करने को कहा और साथ ही एली की जान लेने की भी धमकी दी। और उसी समय एक बोट लेकर नॉक्स भी वहां पहुंच गया तो डाल्टन ने मौका देखते ही बॉम्ब का बटन दबा दिया जो उसने अपनी बोट में लगाया हुआ था, जिससे वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे सब बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। पर डाल्टन हिम्मत जुटा कर उठा और एली को ढूंढने लगा। जल्द इसने एली को ढूंढ निकाला जहां वह खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी और वह दोनों कुछ पलों में ही खिड़की तोड़कर समुद्र में कूद गए। डाल्टन ने एली को फटाफट से एक बोट में चढ़ने को कहा और कुछ जल्द ही वापस लौटने का वादा किया, पर उनकी मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई थी। अचानक से उन्होंने नॉक्स को देखा जो अपनी बोट लेकर उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। पर तभी डाल्टन ने एक और गुंडे को नॉक्स के बोट से टकरवा दिया। उधर एली एक बोट पर किसी तरह से चढ़ तो गई, पर वहां पर तो बेन पहले से उस पर घात लगाए बैठा था। उसने उसे पकड़ लिया और वहां से भाग निकला। इधर डाल्टन ने नॉक्स की बोट पर कब्जा करके उसे समुद्र में फेंक दिया, पर नॉक्स भी हार मानने वालों में से नहीं था और उसने बोट से लगी रस्सी को पकड़कर डाल्टन का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर जब बेन ने अपने पीछे डाल्टन की बोट को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी बोट घुमाई। वह सामने की टक्कर से उसकी बोट को डुबाना चाहता था, पर डाल्टन ने पहले ही अपनी बोट छोड़ दी और बेन की बोट में ही कूद गया। वो बेन से मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार था, पर तभी एली ने कहा कि उनकी बोट जल्द ही रोड हाउस से टकराने वाली है और वह दोनों बोट से कूद गए। पर बेन रोड हाउस की बिल्डिंग पर जा गिरा और इधर नॉक्स तैरते हुए जैसे तैसे करके एक पुल पर चढ़ गया और एक आदमी की गाड़ी छीन ली। इधर डाल्टन बेन को ढूंढने उसके पीछे गया तो उसने छिपकर डाल्टन पर फिशिंग स्पीयर से हमला कर दिया। लेकिन डाल्टन इस वक्त खेलने के मूड में नहीं था। वह इतनी ज्यादा गुस्से में था कि उसने बेन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पहले उसने बेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी और फिर उसकी नाक। फिर वह एक के बाद एक लगातार वार करता चला गया। लेकिन तभी अचानक नॉक्स ने वहां आकर अपनी गाड़ी क्रैश कर दी और अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वह दोनों एक से बढ़कर एक थे, पर जल्द ही नॉक्स डाल्टन पर भारी पड़ने लगा और उसने उसके पेट पर एक नुकीली लकड़ी घोंप दी। अब नॉक्स उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी बेन बीच में आकर चिल्लाने लगा, हाँ हाँ मार दो उसे, मार दो, जिंदा मत छोड़ना। नॉक्स का तो दिमाग ही सटक गया। उसने बोला, अबे तू चुप होने का क्या लेगा, और उसने गुस्से में बेन की ही गर्दन तोड़ दी। और फिर जब वह डाल्टन की ओर बढ़ा तो डाल्टन ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर लकड़ी के कई सारे टुकड़े नॉक्स के शरीर में घोंप दिए, जिससे नॉक्स की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही पलों में एली और उसके पिता भी वहां आ गए और तब शेरिफ ने डाल्टन से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कुछ समय बाद फ्रैंकी और उसके साथी एक नई शुरुआत के इरादे से रोड हाउस में वापस आए और उसे फिर से तैयार करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब डाल्टन ने शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया।
चार्ली ने उसे रोकने की कोशिश की, पर डाल्टन को डाल्टन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं चार्ली के फादर को बुक स्टोर में पैसों से भरा एक संदूक दिखता है और वो भागते हुए डाल्टन को आवाज लगाते हैं, पर डाल्टन अपनी बस में बैठकर जा चुका था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।